हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा जो कि आपकी चैप्टर है उसका टेस्ट पेपर हुआ है, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट हैविंग टू ब्रांचेज इज 12 ohms. If the resistance of one branch is 18 ohms, what is the resistance of the other branch? मैंने आपको बताया था जब पैरेलल सीरीज के अंदर जोड़ते हैं तो हमारा फॉर्मूला लगता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। ये फॉर्मूला लगता है। यहां पर आपको 1/r की वैल्यू दे रखी है, टोटल प्रतिरोध दे रखा है 12। R1 और R2 दो है इसके अंदर, याद रखना। आपसे एक दे रखा है, दूसरा 18। आपसे पूछ क्या रहा है? R2 का मान पूछ रहा है। तो 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/18 माइनस 1/12। 18 और 12 का आपको लैसे लेना पड़ेगा। 18 12 का लैसे क्या हो जाएगा? 36। 18 दूना 36, 12 तिया 36, कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 18 दूना 36, कितना आ जाएगा? 1/36। अगर R2 की वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन? 36 ओम। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी बनेगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी आंसर हमारा बनेगा। तो 1/R2 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? 36 लैसे लेना पड़ेगा। 12 तिया 36, 18 दूना 36, ये क्या आ जाएगा? 1/36। R2 को ऊपर ले जाएगी तो कितना आ जाएगा? 36 ओम आ जाएगा। क्लियर है बात हमारी? तो पहले का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके सिरों के मध्य विभवांतर विभिन्न प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होंगे। धारा का मान अलग अलग होगा लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक समान होगा। धारा का मान समान होगा, विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होगा, सभी प्रतिरोधों के लिए समान होगा। When several resistance of different values are connected in parallel to a battery, the current flowing through the different resistors and the potential difference across their ends will be. First option is different for different resistors. The current will be different, but the potential difference will be same for all resistance. मैंने आपको बताया था कि जब घरों में जो काम में आने वाले जो उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इनको हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है, पैरेलल सीरीज में लगाया जाता है। क्यों? ताकि एक उपकरण के खराब होने पर अन्य किसी सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। कई बार ऐसा होता है हमारे कमरे में एक में स्विच में हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता है, हम जाके हमारे चार्जर को दूसरे में लगा लेते हैं, तीसरे में चेक करते हैं। क्यों? वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं। अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते तो यदि एक परिपथ में धारा नहीं आती तो सेकंड में भी नहीं आती, तीसरे में भी नहीं आती। समझे बात को? तो घरों में काम में आने वाले उपकरणों को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। क्यों? ताकि धारा का मान अलग अलग हो। आप देखते हो एक ही कमरे में अपन बोलते हैं 6 एम्पियर का है, ये 12 एम्पियर का स्विच है, ये 20 एम्पियर का स्विच है। इसका मतलब क्या है? वो उतनी पावर ले रहा है, पर बोलते हैं ये पावर बटन है, ये सिंपल बटन है। अपन हैवी चीजों के लिए पावर बटन लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि धारा का मान सब जगह क्या जाएगा? अलग अलग जाएगा। लेकिन वोल्टेज क्या है? सेम है। वोल्टेज क्या है? सेम है। तो वोल्टेज का मान याद रखना समान होगा, धारा का मान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला एक प्रश्न है, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर B/I बताया हुआ है। B कितना है यहाँ पर? 5 वोल्ट। I कितना है? 2 एम्पियर की धारा है। क्या हो जाएगा? 2.5 ओम। राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? बी। फॉर्मूला बेस्ड छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा, फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समांतर क्रम में रखा जाता है क्या? अरे फ्यूज तार को समांतर क्रम में नहीं लगाते हैं, फ्यूज तार को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाएंगे। फ्यूज तार क्यों लगाते हैं? अधिक धारा प्रवाह के समय, लघु पतन के समय सर्किट को जलने से बचाता है। कई बार जब लाइट उल्टी सीधी आ जाती है तो फ्यूज उड़ जाता है, लेकिन हमारे घर को उपकरण सेफ रह जाते हैं। फ्यूज उड़ने का मतलब है कि लाइट की सप्लाई रोक दी गई है घर के अंदर। ठीक है, तो फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में नहीं लगाते हैं। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करके उनकी सुरक्षा करता है। उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करके उनकी सुरक्षा करता है।
नहीं, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से हाई वोल्टेज को प्रोवाइड करके सुरक्षा नहीं करता है, उससे पहले ही विद्युत धारा का विच्छेदन कर देता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं उनको विद्युत रोधक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। बिल्कुल सही बात है। करंट हमारी बॉडी में बहुत बढ़िया तरीके का आता है। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। पांचवें का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद्युत धारा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन हमारे सही हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के अनुरूप होती है? नहीं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा की विपरीत होती है। स्टेटमेंट गलत है हमारा ये। और जब दूसरा गलत है तो तीसरा अपने आप गलत हो गया, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा परिपथ में धनावेश की दिशा के विपरीत होती है, ऋणावेश की विपरीत होती है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। लिखवाया हुआ है, पहली लाइन लिखवाई हुई है मैंने जब विद्युत धारा पढ़ाई थी आपको, तो आप देखना प्रश्न देखने में कई बार ऐसा लगता है कि यार ये चीज तो हमें बताई नहीं, जबकि लिखवाया हुआ है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। बस उस लाइन से पूरा क्वेश्चन सही हो रहा है। ये विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा की विपरीत होती है। बिल्कुल ये लाइन मैंने लिखवाई हुई है आपको, केवल फोर्थ, बाकी की ऊपर की एक लाइन वो लिखवाई हुई है आपको। ये दो लाइन है जो, अब ये लाइन आपको पता है तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगी। तो 1 में 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 7। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कथन पूछ रहा है। कौन सा कथन हमारा सही है? केवल आकर्षित होता है क्या? लगने वाला बल आकर्षित होता है क्या? नहीं। आवेशों के मान पर निर्भर नहीं करता? अरे बिल्कुल करता है। K बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो किस पर निर्भर कर रहा है? ये Q1 Q2 पर निर्भर कर रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आवेशों की बीच की दूरी बढ़ने से बढ़ता है क्या? अरे नीचे है ये ऊपर है तो ये बढ़ेगा। दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी कम होगी तो बल बढ़ेगा। अरे दो चीजें पास पास में आएंगी तो क्या होगा? बल बढ़ेगा। और दूर दूर जाएंगी तो बल क्या होगा? घटेगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? कोई सा भी सत्य नहीं है। इनमें से सारे कथन हमारे क्या हो जाएंगे? इसमें गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है। प्रकृति में कूलाम बल प्रभावी होता है क्या? बिल्कुल, प्रकृति के अंदर विद्युत बल प्रभावी होता है। कूलाम बल गुरुत्वीय बल से कम होता है क्या? गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वीय बल जो होता है ना, वो सबसे, याद रखना, कमजोर बल है। तो गुरुत्वीय बल से कम कूलाम बल नहीं होता है। तो ए सही है हमारा, आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 8वें का सी आंसर। अगला प्रश्न आता है, ओम के नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। बिल्कुल बता चुका हूं, बी समानुपाती आई। विभवान धारा का मान बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? समानुपाती। पहला राइट स्टेटमेंट है। यह नियम केवल धात्विक चालक और मिश्र धातुओं के लिए लागू होता है। बिल्कुल धातुओं के लिए लागू होता है। तो 1 और 2 दोनों ही हमारे सही हैं। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 10। किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। याद करो, लिखवाया हुआ है आर समानुपाती एल। लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
बिल्कुल सही बात है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 8 समानुपाती 1/a। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध मान अलग अलग होगा। चांदी का प्रतिरोध अलग होगा, तांबे का अलग होगा, सोने का अलग होगा, लोहे का अलग होगा। तो तीनों ही बात हमारी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। कथन ए और कारण आर को पढ़िए। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही का चयन करना है। मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों में किया जाता है। बिल्कुल, विद्युत इस्त्री वगैरह है, इनका फिलामेंट वगैरह होता है। हीटर में जैसे नाइक्रोम की कुंडली बनी वगैरह बनी होती है, ये सब क्या है? एलॉय होती हैं, सारी मिश्र धातुएं होती हैं। बात हमारी सही है ए। क्योंकि अब कारण जानने के लिए आपको क्योंकि बीच में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अधिक होती है। बिल्कुल, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। जो उसको बनाने में जो मेटल्स काम में आती हैं, उनकी तुलना में जो मिश्र धातु है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए उनका यूज किया जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता नहीं करती है, प्रतिरोध करता है। देखो कितनी सी छोटी सी मिस्टेक दी है। अब समस्या यही है कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड वगैरह में सारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट बैठते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, उन विद्यार्थियों को एक छोटी सी मिस्टेक निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। साइंस वाला तो समझ जाता है, हर सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है। अब यहां पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, अब पॉलिटिकल वालों को तो एक जैसे लगेगा कि दोनों एक ही है। कॉमर्स वालों ने बेचारों ने कभी पढ़ा ही नहीं प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या होती है, तो उनको भी एक जैसा लगेगा। थोड़ी सी मिस्टेक है और इसी की वजह से स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल, अलग अलग मेटल्स की प्रतिरोधकता क्या होगी? अलग अलग होगी, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक प्रश्न आता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी प्रतिरोधक में जो ऊष्मा है वो किस पर निर्भर करेगी? प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर बिल्कुल करेगी, रेजिस्टेंस पे भी करती है, विद्युत धारा में कितना समय लगता है उस पर भी करती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चालक का उदाहरण है? थर्माकोल में विद्युत चालन होता है क्या? थर्माकोल के अंदर विद्युत चालन होता है क्या? नहीं होता। एल्यूमिनियम की परत में होता है, एल्यूमिनियम की पत्ती में होता है, बिल्कुल धातु में। रबड़ और कांच, रबड़ और कांच, तो कांच में भी नहीं होता है विद्युत का चालन और रबड़ में भी नहीं होता है, केवल एल्यूमिनियम की पत्ती में होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली 4 होगा। क्या आंसर हो जाएगा? ओनली 4 होगा। अगला प्रश्न है, आसुत जल विद्युत का एक अच्छा चालक है? नहीं, आसुत जल उदासीन माना जाता है, अच्छा चालक नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्रकृति रूप से होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। बिल्कुल, जो पीने का पानी होता है इसमें विद्युत का चालन होता है, सही बात है। जल में नमक मिलाने पर विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। अर्थिंग के लिए कई बार अपन पानी नमक का डालकर का यूज करते हैं ना, एक रॉड लगाते, जब पहले लाइट कमजोर आती थी तो एक रॉड लगा करके मिट्टी के अंदर उसमें नमक डालते थे, पानी डालते थे। जैसे लाइट कम पड़ती थी फिर से उसमें 2 बाल्टी पानी डालते थे, फिर से स्पीड बढ़ जाती थी। तो दूसरा और तीसरा हमारा सही है। अगला प्रश्न आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कथन वाला प्रश्न है, कथन कारण वाला प्रश्न। एक धातु वायर का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है।
बिल्कुल कोई भी धातु तार है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हमेशा तार में जैसी विद्युत धारा अगर जाएगी तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बात सही है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, बिल्कुल हीट निकलती है इसीलिए वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का क्या है दोस्तों, सही स्पष्टीकरण है। आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण होता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है? क्या टेलीविजन से ज्यादा विद्युत पंखा खाता है, पंखे से ज्यादा विद्युत प्रेस ज्यादा इलेक्ट्रिक केटली? टेलीविजन से ज्यादा पंखा नहीं खाता है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा भी गलत, पंखे से ज्यादा टेलीविजन खाता है, याद रखना। पंखा बिजली कम लेता है, पंखे से ज्यादा टेलीविजन लेगा, टेलीविजन से ज्यादा विद्युत प्रेस लेगी, और प्रेस से ज्यादा क्या लेगी, इलेक्ट्रिक केटली लेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का सिद्धांत क्या है? फ्यूज तार रासायनिक प्रभाव पर काम करता है क्या? नहीं, रासायनिक प्रभाव पर विद्युत सेल काम करते हैं भाई, प्राइमरी सेकेंडरी। यांत्रिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव पर अपन बात करें तो मोटर वगैरह काम करती है, मोटर, विद्युत मोटर काम करती है। विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज तार काम करता है, हीटर काम करता है, इलेक्ट्रिक केटली काम करती है। जो भी विद्युत धारा लेकर के गर्म हो जाए वो सारे ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा, फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो कि विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। फ्यूज तार का यूज हमें सुरक्षा के रूप में किया जाता है ताकि अधिक धारा प्रवाह के समय लघु पतन हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है और आगे घर के अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो रुक जाता है, इसीलिए फ्यूज तार का यूज करते हैं। और फ्यूज तार को हमेशा कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका उपयोग शॉर्ट सर्किट को रोकने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से फ्यूज तार पिघल जाता है, बिल्कुल सही है। यदि हाई वोल्टेज की हाई एम्पियर की यदि धारा आ जाती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है, उसी को हम कहते हैं फ्यूज उड़ना। क्या बोलते हैं, फ्यूज उड़ना कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, टंगस्टन धातु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु होती है, बिल्कुल सही है। और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका लगभग 3500 या 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। सारी स्टेटमेंट हमारे सही है। तो विद रेफरेंस टू द मेटल टंगस्टन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? टंगस्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, स्ट्रॉन्ग मेटल, एंड दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट इज राइट। विद्युत लेपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। विद्युत लेपन विद्युत द्वारा किसी पदार्थ की किसी वांछित धातु की परत पर निक्षेपित करने की क्रिया है। विद्युत लेपन क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लोहे की चैन होती है, तांबे का पानी चढ़ा देते हैं, लगती सोने जैसी है, 50 रुपए मिलती है। गाटर, लोहे की जो गाटर होती है, लोहे की जो रॉड होती है, उन पर जंग नहीं लगे इसलिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, क्योंकि जस्ता लोहे से कम क्रियाशील होता है, इसलिए उसको बोलते हैं यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। तो एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन क्रिया कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उपयोग है, बिल्कुल सही बात है। ये विद्युत धारा का कौन सा इफेक्ट है? ये रासायनिक प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? ये रासायनिक प्रभाव है। ये आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है? अरे किया जा सकता है, सस्ती धातुओं पर ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। सोने पर तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सोना तो सोना है। अगर अपन को तांबे की चीज को सोने की प्लेटिंग करनी है तो तांबे की चैन होगी, उस पर गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं तो लगती है ऐसी गोल्ड जैसी वो। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, पहला दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 22, निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन हमारे सही हैं? खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन की परत चढ़ाते हैं। बिल्कुल, आपके जो पीपे आते हैं ना, पीपे खाद्य पदार्थों के जिसमें गुलाब जामुन रसगुल्ले रखे रहते हैं, आप वो होते लोहे के हैं लेकिन उन पर टिन की लेयर चढ़ाते हैं, वो चमकीले दिखाई देते हैं। वो चमकीले क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उन पर किसकी लेयर होती है? टिन की।
अगर सीधा लोहे में ही भर दें तो खराब हो जाएंगे, गुलाब जामुन रसगुल्ले अपने खराब हो जाएंगे, इसीलिए उनको पहले टिन की लेयर चढ़ाते हैं, क्योंकि टिन लोहे से क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो क्या कथन का कारण सही है? बिल्कुल कारण भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर सही है, एक तथा दो दोनों। तो टिन लोहे से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, इसलिए लोहे के डिब्बों पर टिन की परत चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आता है, घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाला अवयव कौन सा है? सर्विस लाइन है क्या? बिल्कुल सर्विस लाइन तो आती है, लाइव तार भी आता है, फ्यूज भी होता है, उदासीन न्यूट्रल वायर भी आता है, लेकिन लकड़ी का बोर्ड नहीं है। घरेलू परिपथ में काम नहीं आता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन से हैं? तो 1 2 3 5, 1 2 3 5, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा 24। लोहे में संचारित होने और जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। आयरन को यदि वायु प्लस जल मिल जाए, एयर प्लस नमी मिल जाए, तो आयरन पर आयरन ऑक्साइड बन जाता है। मैंने बताया था यहां को संचरण क्रिया का उदाहरण है, और इसका उपयोग पुलों और स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने में किया जाता है। बिल्कुल, लोहे में संचारित होने की, जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, तब भी इसका उपयोग कहां करते हैं? अपन पुल बनाने में करते हैं। इस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। आप देखना कभी लोहे की गाटर वगैरह आती है, थोड़ी सी हल्की चमकीली दिखाई देती है, ऐसा लगता है जस्ते की है, वो एक्चुअली जस्ता होता नहीं है। जिंक की लेयर चढ़ाते हैं विद्युत लेपन की क्रिया के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के द्वारा। तो बात हमारी सही है। कारण क्या है? संचारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण होता है। और लास्ट प्रश्न जो है हमारा 25 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार लाल हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे अपन विद्युत हीटर में स्विच को ऑन करेंगे, हीटर गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो बात हमारी ये सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। तो ये था दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला पेपर, विद्युत धारा वाला पेपर, जो कि हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन से आपको आइडिया भी लग गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके नोट्स में लिखवाए हुए हैं, सारे की सारे 99% को। रेयरली एक आध ऐसा हो सकता है, बाकी मुझे नजर आया कोई ऐसा प्रश्न नहीं था, 1-2 प्रश्नों को छोड़ करके। अब आपको यह आकलन करना है कि इतना पढ़ने के बाद, टीचर के पढ़ाने के बाद भी हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। इनको रिवाइज करना मेन चीज है कि चीजों को एक्यूरेसी के साथ पढ़ना स्टार्ट करो। चाहे 2 ही पेज पढ़ो, लेकिन उनको ऐसा पढ़ो कि उनमें से हमारी गलती नहीं हो। तो एक्यूरेसी के साथ पढ़ो। मैटर लगभग वही है, अभी भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है कि साहब पहले की चीजों को बिल्कुल ही बदल दिया गया है। पहले की चीजें बिल्कुल नहीं बदली हैं, बस पैटर्न चेंज हुआ है, सोच का तरीका बदला है। हो सकता है सीधा वन लाइनर प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन कम आएंगे, ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और देखो, जब नहीं आता है तो वन लाइनर भी नहीं आता है। वन लाइनर प्रश्न कोई सरल नहीं होते हैं, वो आना होता है तो आ जाता है, और नहीं आता है तो वो भी प्रश्न कठिन ही हो जाता है। जब जो चीज हमने पढ़ी नहीं है तो उसका तो वन लाइनर बनाएंगे तो भी प्रश्न कठिन ही बनेगा, तो भी प्रश्न नहीं आएगा। तुक्के वाइज से हो जाए तो अलग बात है, बस उसमें यह कि उसमें एक तुक्का काम कर जाता है। ऐसे प्रश्नों में 4 बार सोचना पड़ता है जब तुक्का लगता है, और तब चांसेस थोड़े से हमारे कम हो जाते हैं। तो प्रश्नों का केवल लेवल चेंज हुआ है, तरीका बदला है, मटेरियल हमारा लगभग 70-80% वो ही है, बस थोड़ा सा हमें अपग्रेड करना है। और बाकी तो एनसीईआरटी में तो पहले भी मैटर खूब सारा था, बस हम उसको कंप्लीटली पढ़ते नहीं है अच्छे से। हम गाइड्स वगैरह पढ़ लेते हैं या फिर नॉर्मल बुक पढ़ते हैं, तो कई बार उसमें सारी चीजें दी हुई नहीं होती है। चलिए दोस्तों, तो हमने आज पेपर विद्युत धारा का भी सॉल्व कर लिया है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। धन्यवाद।